गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रंजन मित्तल। मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट पर आने से पहले एक पूरा सिस्टम समझें हम, फिर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। कितने पेपर्स हैं सीए फाउंडेशन में? 4। 100 मार्क्स ईच के 4 पेपर्स हैं। ये सीए फाउंडेशन डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो हर पेपर में ऐसा नहीं, 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव हैं, 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, कौन से 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव हैं? सबसे पहला पेपर है अकाउंट्स, 100 मार्क्स के लिए। सेकंड पेपर बिजनेस लॉ प्लस BCAR, प्रतीक सर ने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, थर्ड पेपर मैथ्स स्टैट्स LR। ठीक, और फोर्थ एंड लास्ट पेपर है इको एंड BCK, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। 3 वे एनालिसिस करें चारों पेपर्स का। कॉमन मार्किंग चारों में 100 ईच है, 40% मिनिमम ईच सब्जेक्ट और एग्रीगेट 50%। ये सिस्टम होता है, राइट। 100 मार्क्स ईच के जो 4 पेपर्स है, 3 वे एनालिसिस करेंगे। ये जो 2 हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव बोले तो लॉन्ग आंसर, जस्ट लाइक 11-12। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आते हैं और उनको कॉपी में लिख कर देना होता है। ठीक है, फिर ये जो थर्ड एंड फोर्थ पेपर्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। MCQ, सिंगल मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन होता है, ABCD 4 चॉइसेस होती हैं, जो करेक्ट होती है उसको आंसर दे दो। और पेपर पेन स्कीम नहीं होती है, OMR शीट होती है। आई थिंक आपने सबने OMR शीट देखी होगी, वो उस सिस्टम में ये एग्जाम होती है। ऐसे 2 पेपर्स इन्होंने डिस्क्रिप्टिव बनाए हैं और 2 ऑब्जेक्टिव बनाए, राइट। सेकंड वे में एनालिसिस देखें, इन 4 पेपर्स में 2 न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल हैं और 2 थियरी है। कौन से 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं? ये हमारा अकाउंट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, इधर मैथ्स स्टैट जो है वो प्रैक्टिकल है, और ये जो है थेरोटिकल सब्जेक्ट, थियरी है पूरा। ओके, तो प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, थियरी मतलब फुल थियरी। ये हो गया। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, क्या चारों का वेटेज 100 ईच का है? क्या चारों एक ही सब्जेक्ट है? नहीं, ये 2 सब्जेक्ट मिलाकर एक पेपर बन रहा है। अभी जस्ट आपके सामने स्ट्रैटेजी क्लास में आज समझ में आ जाएगी। एक टीचर ने आपको BCR पढ़ाया है और एक टीचर अभी आपको लॉ आकर पढ़ाएंगे। 2 अलग अलग पीरियड में बिगिनिंग टू लास्ट हमारी क्लास में सिलेबस कंप्लीट होता है। ओके, और 2 अलग अलग सब्जेक्ट काउंट होते हैं। ऐसे ये मैथ्स स्टैट्स आपके 3 सब्जेक्ट मिलाकर 100 मार्क्स कवर हो रहा है। अब मैं नहीं बोलूंगा 3 सब्जेक्ट है मतलब 3 आवर्स ईच पढ़ना है, 2 आवर्स। 2 टीचर्स मिलाकर LR दोनों आधा आधा पढ़ाते, तो एक मैथ्स और एक स्टैट्स आपको अगेन 2 आवर्स में इसको कंप्लीट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये इको अगेन 2 सब्जेक्ट मिलाकर 100 हो रहा है। ठीक है, और वहीं पर ये अकाउंट जो है वो 1 एंड ओनली सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स है। ये एनालिसिस है सब। फर्स्ट टाइम आप क्लास का फर्स्ट डे, ये सारी चीजें माइंड में रखिए, सारे डिसीजन इसी से होते हैं। तो आप अकाउंट को आधा टाइम दे रहे हैं एज कंपेयर टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर, और आपको मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं। तो ये बड़ा इजी सा गेम है कि आपकी आधी स्टडी में आपको उतने ही मार्क्स कवर हो रहे हैं, मतलब कोई डाउट प्रॉब्लम ही नहीं। इस तरह से पूरा पेपर डिजाइनिंग हुआ है। अब हम अपने सब्जेक्ट अकाउंट्स की बात करेंगे। क्या पढ़ना है अकाउंट्स में? अकाउंट्स का सिलेबस क्या देता है? अकाउंट्स का ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट डे, माइंड में रखिए, ये ICI का प्रिस्क्राइब सिलेबस है। मतलब मैं कहीं भी अपने नोट्स की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। ठीक है,
इस नोट्स के अकॉर्डिंग हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल की जो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किया है। सबसे पहले आता है फर्स्ट जो चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसको तो अभी आप छोड़ दें, लास्ट में बात करेंगे, थियरी है इसमें। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है आपके प्रैक्टिकल चैप्टर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक। ये बेसिक अकाउंटिंग है। ये सीए सिलेबस में इसलिए रखी गई है कि कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट आता है तो उसके लिए अकाउंट एकदम नया है, तो उसको बेसिक नॉलेज मिल जाए। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इसलिए रखा है कि भाई 2 साल हो गए इन सबको पढ़े हुए, अब जिस लेवल की अकाउंटिंग यहाँ पढ़ना है तो उसका एक बेसिक रिवाइज होना जरूरी, ठीक है। बट एग्जाम में इन टॉपिक का क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस है, इतने मेन टॉपिक हैं कि उसके साथ इनको वो अकोमोडेट नहीं कर पाता है। बस बेसिक नॉलेज। हमारी स्ट्रेटेजी कि हम एक एक सिंगल क्वेश्चन में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं, ये बेसिक नॉलेज, ठीक है। मेन सिलेबस इसके बाद स्टार्ट होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर आता है आपका फाइनल अकाउंट्स। ये सारे टॉपिक आपने किस क्लास में पढ़े हैं बेटा? डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, कहाँ पढ़े? 11th में पढ़े। ये सब 11th का टॉप सिलेबस है, पूरा 11th का सिलेबस यहाँ कवर हो गया, ठीक है। अब और आगे बढ़े, फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये पूरी पार्टनरशिप है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये टॉपिक्स आपने कहाँ पढ़े? ये सब 12th में। 12th का रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट सीए फाउंडेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी सारे टॉपिक यहाँ पर आपके आ गए, ठीक है। एक और चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसको आप इनकम एक्सपेंडिचर बोलते थे, ये भी शायद 11th या 12th दोनों में से कहीं एक जगह है ना। ये सारा सिलेबस 11-12 का आ गया। अब 5 एडिशनल टॉपिक हैं इस सीए फाउंडेशन में जो इससे पहले आपने 11-12 में कभी नहीं पढ़े। एक है इन्वेंट्री, इसके बाद है सेल ऑफ गुड्स अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यूएट, अकाउंट करंट। 5 टॉपिक और 11th का पूरा सिलेबस आ गया, 12th का 70% सिलेबस मैं मान लेता हूं, और 5 एडिशनल टॉपिक, ये सब मिलाकर आपका सीए फाउंडेशन का 100 मार्क्स का सिलेबस है। ये पूरा हमें अचीव करना है। और देख लीजिए आप, ऑलरेडी मेन टॉपिक इतने सारे हैं कि वो इनको के साथ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन एग्जाम में बनाता ही नहीं, इजी लेवल हो जाएगा नहीं तो। अब इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद ये लगता है अरे यार ये तो सब हमने 11th-12th में पढ़ाई है, मतलब अकाउंट्स में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, 5 टॉपिक है देख लेंगे। ऐसा नहीं, टाइटल सेम है, जो 11th में था वही सीए में, लेकिन कंटेंट में चेंज है। सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग 11th और 12th से ज़्यादा कंटेंट कवर करती। ये बेटा मैं आपको सब चीज़ें एक पहले दिन बता रहा हूँ, मेरी बात का कुछ बच्चे गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, अच्छा सर ये तो आप डरा रहे हो। अरे कहाँ डरा रहे हैं यार, बेटा सीए स्टूडेंट हो गए अपन। आज इस दिन हमने क्लास ज्वाइन कर लिया, मैं भी पॉसिबल आप में से कई स्टूडेंट आईसीआई में रजिस्टर्ड हो गए और हो जाएंगे। आपके ऊपर अब टैग लग गया सीए का, सीए स्टूडेंट का। अपनी पूरी परसेप्शन चेंज कर लीजिए। अब आपकी थॉट चाइल्डिश थॉट नहीं है, बस ये चीज माइंड में रखिए, बहुत इजीली चीज आ जाएगी, ठीक है ना। अपन कोई डरने डराने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस सिलेबस को अगले 5 महीनों में कंप्लीट कर लेंगे, आज फर्स्ट डे हम उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे। बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11 में भी था, यहाँ भी, यहाँ एक नया पार्ट ऐड होता है, एकोमोडेशन बिल। किसी भी 11th चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो एकोमोडेशन बिल 11 के बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं आता है, वो सीए में आता है। अब अकोमोडेशन बिल पढ़ने के पर मैंने क्या बोला, आप उसको नेगेटिव मत देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए। अकोमोडेशन बिल
जब आप पढ़ लेंगे कंप्लीटली, आपके नॉलेज में आ गया, तो आपके माइंड में आएगा वाओ। क्यों आएगा वाओ? एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। किसी ट्रेडर को अपने बिजनेस के लिए पैसा उधार चाहिए, फंडिंग चाहिए, क्या क्या सोर्स है पैसा उधार लेने का? बैंक से, बैंक से लोन लेना, मार्केट से ले सकता है, लेकिन मार्केट में जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है। पहली प्रायोरिटी क्या होती है? बैंक लोन। अच्छा आप बताइए, बैंक लोन के लिए बैंक को क्या देना पड़ेगा? हाँ, इंटरेस्ट तो एक पेमेंट है, बैंक लोन एवं ही दे देगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी काई की? प्रॉपर्टी की। बेटा जी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पर जब बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट के अलावा कई सारे एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, ये चीज डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, क्या एक्सपेंस होते हैं और टाइम लगता है। अब मैं आपको एक ऐसा ऑल्टरनेट दूं कि बेटा तेरे को फंड मिल जाएगा, मार्केट बैंक से पैसा मिल जाएगा, खर्च कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा। लोन लेने जाओगे तो भी, और मैं जो सोर्स बता रहा हूं उसमें इंटरेस्ट तो लगेगा। अदर देन इंटरेस्ट कोई एक 0 रुपये का एक्सपेंस होगा, वो पैसा एक दिन में मिल जाएगा। तो ट्रेडर बोलेगा भाई सबसे पहले बता यार, भाई यही अकोमोडेशन बिल। वाओ क्यों आएगा माइंड में? अच्छा, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सिक्योरिटी पर मार्केट से पैसा अरेंज हो जाता है। ये नॉलेजेबल पॉइंट है, ये सीए सिखाता है, 11th नहीं सिखाता है। डिप्रीसिएशन, एक टॉपिक डिप्रीसिएशन 11th में भी पढ़ा, आज यहां भी पढ़ेंगे। कितनी मेथड पढ़ी है आपने 11th में, कुछ बता सकते हैं? याद आता हो तो दो, कौन सी? स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा ये बता सकते हो कि डिप्रीसिएशन की कितनी ओवरऑल मेथड्स होती हैं? दो ही होती है, हमने दो पढ़ी तो दो ही होती है। एक थोड़ा सा चाइल्डिश नॉलेज हो गया, ठीक है ना। तो भाई हमने दो पढ़ी है, इसका मतलब नहीं कि दो होती है, टोटल मेथड होती है 17, 17 मेथड्स होती है। शॉकिंग, 17 मेथड डिप्रीसिएशन की। सर मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। हमारी एलिजिबिलिटी अभी 17 की नहीं है, लेकिन हमें 8-7 मेथड्स पढ़ना है। तो आपके 11th सिलेबस ने 2 मेथड पढ़ा है, आपको यहां 7 मेथड्स पढ़ना है। फिर वही बात, लोड नहीं फील करना। 2 दिन में बची हुई 5 मेथड्स कंप्लीट हो जाती, 2 दिन, सिर्फ 2 लेक्चर्स, ठीक है। और उन बची हुई 5 मेथड को पढ़ने के बाद फिर आपको नॉलेज मिलता, अच्छा इतनी वैरायटी की एसेट्स मार्केट में होती है भाई। अभी अपने को मालूम ही नहीं कि इतनी वैरायटी की एसेट्स भी मार्केट में होती, ठीक है ना। एक नाम पहली बार उस डिप्रीसिएशन के एक सर्टेन मेथड में सुनेंगे, वेस्टिंग एसेट्स। तो ये ऐसा नॉलेज मिलेगा बेटा, नेगेटिव नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव। तो ये सारा कंटेंट चेंज आएगा। फाइनल अकाउंट हमने 11th में सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न का पढ़ा है, हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना सीखा है। सीए फाउंडेशन हमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का भी फाइनल अकाउंट सिखाएगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना भी आएगा। ऐसे सब कंटेंट वाइज चेंज है। एक बात दिमाग में रख लें, एक परसेप्शन पहले दिन बना लें, ये सब अकाउंट इजी है। ट्रस्ट मी, मैंने इजी बना रखा है, कुछ भी नहीं। पहले दिन मुझे हर चीज आपको बोलकर बतानी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट डे ट्रायल है और डेमो स्पेशली, ठीक है। तो वो चीज मुझे 15 दिन 1 महीने में सबका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और पहली दूसरी बैचेस में तो ये बात हमें बोलनी पड़ती है, क्योंकि पास्ट कुछ है नहीं। अभी आपकी 5th बैच है, 3 अप्रैल से जो हमारी बैचेस स्टार्ट हुई हैं, आज इस 8 जून तक हमारी ये 5th बैच है। 4 बैच का स्टूडेंट बैठा है, चारों से कंफर्म करें, हाँ बोले यार ये जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट इस चीज को प्रूफ करते हैं। एक बैच का, फर्स्ट बैच जो है उसका कोर्स 2 महीने हो गया है। मतलब मैं अपने मेन सिलेबस में जो एक थोड़ा सा प्राइम सिलेबस माना जाता है एग्जाम पार्ट पर, उसके ऊपर आ गया हूँ। तो बस यही चीज आपके साथ होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से टच है। अच्छा एक चीज और, फाउंडेशन अभी हम आ गए, इसके बाद क्या? फाउंडेशन के बाद क्या है बेटा? इंटर, और इंटर के बाद क्या है? आर्टिकलशिप। जानते हैं सब लोग आर्टिकलशिप मतलब? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में
चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस में पूरे ऑफिस टाइम पर वही काम करना है जो एक सीए करते हैं। ठीक है, सीए जो भी अपना सीए वर्क करता है वो अपने से करवाते हैं। अपन जस्ट लाइक असिस्टेंट नहीं बोलते हैं टेक्निकली, उसको आर्टिकल होता है, उसका डेजिग्नेशन अलग, लेकिन अभी अपन बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लें। तो जैसे मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ मेरे असिस्टेंट से करवा सकता हूँ, वही चीज़ सीए करता है। पूरा अकाउंटिंग आपको वहाँ पर सीखने को मिलता है 3 साल तक। ठीक है बेटा, ये पूरी सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग आपके उस आर्टिकलशिप में यूज होती है। मेरी इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट की एक और स्पेशलिटी, मैं आपको हर नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ से टच करके दूं। प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। जर्नल चैप्टर पढ़ते हैं, जर्नल का फॉर्मेट आई थिंक सबको मालूम है। एलएफ कॉलम बनता है, एलएफ बोले तो, फोलियो बोले तो पेज नंबर। फॉलियो मीन्स पेज नंबर। अब जर्नल में लेजर का पेज नंबर क्यों लिखते हैं? ये लॉजिक आपकी बुकिश नॉलेज में कभी भी अप्लाई नहीं होता। इसका कनेक्शन रियल लाइफ से। रियल लाइफ में जर्नल एक अलग बुक होती है, लेजर एक अलग बुक होती है, ठीक है ना। और ये मोटी जर्नल 500,000 पेजेस का और ये मोटा लेजर 500,000 पेजेस का। अब जर्नल की पोस्टिंग लेजर में, ठीक है ना, तो मोस्टली केसेस में आप मान लो शायद हर दिन में 2 से 4 बार जर्नल का कोई ट्रांजैक्शन लेजर से क्रॉस टैली करना है, या लेजर में कुछ लिखा हुआ उसको जर्नल से क्रॉस टैली करना है। तो जर्नल में लेजर का पेज नंबर आता है और लेजर में जर्नल का पेज नंबर होता है, राइट। दोनों में क्रॉस पेज नंबर होता है, तो क्रॉस टैली करने में आपको 10-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। और अगर ये पेज नंबर आपने नहीं लिखा है तो आप 4 घंटे तक परेशान होते रहोगे, शायद जर्नल का ट्रांजैक्शन लेजर में नहीं मिलेगा। पेज पलटते जाओ, टर्न करते जाओ, ढूंढते जाओ, क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है अपना, वेस्ट ऑफ एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जैसे हमारे घर में हमारे साथ हजारों बार एक्सपीरियंस होगा, चाबी कहीं रखकर भूल गए, एकदम से जल्दी से आना ढूंढते हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो वैसे ही वहां होता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड नॉलेज है पूरा का पूरा। मैंने 5 महीने बताए, अगर मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्शन वाला टाइम हटा दूं, मैं कुछ भी नहीं बताऊं, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि मेरे सिस्टम में आ गया। बट थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके हटा दूं, ट्रस्ट में बेटा 4 महीने में कंप्लीट। 1 महीना पूरे सेशन में सिर्फ हम प्रैक्टिकल लाइफ से उसको टच करके पढ़ेंगे। क्या होगा, आज जो अकाउंटेंसी 5 महीने में पढ़ोगे और 1.5 साल बाद, मतलब अपने सीए फाउंडेशन से ठीक 1 साल बाद जब आप आर्टिकलशिप पर जाओगे तो सारी चीजें क्लास से कनेक्ट होती जाएगी। हाँ यार, सर ने तो पहले ही बता रखा है अपने को, ये चीज जरूरी है। तो सीए फाउंडेशन में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कॉपीज में, लेकिन उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है 1.5 साल बाद। तो आज से सुनना और समझना चालू कर दें, कुछ नहीं, एक छोटी सी बात दिमाग में रखना है, वो आ जाती है, कनेक्टेड है ये चीज है। तो ये सारा कुछ सिस्टम हमारा यहाँ पर चलता है। अब बेटा पॉइंट पर आए, मैं इस पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर का बेसिक मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर की बेसिक में उस चैप्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। बहुत छोटा टॉपिक है, आधे घंटे में बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है 1 आवर लगेगा, उससे बड़ा है 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 7 आवर्स ऐसा। अब 7 आवर्स 5 आवर्स का मतलब नहीं 1 सिटिंग में 5 लेक्चर 7 लेक्चर, सिर्फ थियरी बेसिक चलेगा। मेरे बेसिक एक्सप्लेनेशन में टॉपिक का हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ, सब चीजें आपके नॉलेज में आ जाती है। ओके, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल, व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ बिल, हॉलीडेज रूल, फिर जर्नल एंट्री। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा टॉपिक जर्नल एंट्री बेस्ड है, मुझे सिर्फ एंट्री एक्सप्लेन करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है। तो ये पूरा 3 आवर्स के बेसिक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक एक कंटेंट क्लियर हो गया। अब आती है बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे बेटा इस एक नोट से, ये नोट्स आपको बुक के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। यही बुक आपको नहटा एकेडमी दे रही है, बेटा देंगे। ये क्लास नोट्स है बेटा, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट भी देख लीजिए।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बाय पोस्ट ये पूरा नोट्स मिल जाता है। ये पूरा अकाउंट्स का सिलेबस जो अभी मैंने आपको बताया इस बुक में कवर होता है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। और वही मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हर टॉपिक जो पूरा सिलेबस यहाँ कवर हो रहा है। अब मैंने पहले अपना बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया, कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर। क्लास वर्क, इस बुक में हर टॉपिक में 2 पार्ट में क्वेश्चन मिलेंगे। हर टॉपिक, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क। ये क्लास वर्क हम क्लास में सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। यहीं पर ही पूरा नोट्स में आप देख लीजिए, हर पेज के साथ सॉल्यूशन है। ये मैं स्क्रीन पर सारा बताता हूँ बच्चों। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। इस नोट्स का स्पेशलिटी 2-3 अलग अलग हैं। सबसे पहले स्पेशलिटी सिंक्रोनिज्म, इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम एक बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमने अपना 2 साल का एजुकेशन ऑनलाइन लिया है, और ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा इंडिया जान गया है। इवन इस बार तो 12th के रिजल्ट के बाद न्यूज़पेपर में भी फीडबैक आया कि उस ऑनलाइन स्टडी की वजह से थोड़ा सा बेसिक हमारा वीक हुआ है और उस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही। उसके बाद मैंने चेंज किया। ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़पेपर की न्यूज़ पढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने पढ़ाने के दौरान 6 महीने बाद ही समझ लिया था। तो मैंने अपने इस नोट्स में बेसिक क्वेश्चन और बढ़ा दिए। कोई बात, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट मेरे हर टॉपिक में 0 नॉलेज लेकर बैठा है, अब उसको परफेक्ट मुझे बनाना है। तो सीए की कोई भी रेफरेंस उठाओ, सीधे एडवांस क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सीए में आ गए हो आप, ऑथर उससे कोई मतलब नहीं रखता है कि आप किस लेवल से आए हो, तो वो एडवांस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इस नोट्स की स्पेशलिटी, हर टॉपिक में शुरुआत के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आएंगे ताकि अपने को एक बेस बन जाए। एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन बैटिंग करता है ना, शुरू में बड़ा इजीली वो बहुत प्लेट करके खेलता है, क्योंकि उसको क्रीज पर जमना है, और 2-4-5 बॉल में वो जम गया, फिर शॉट मारता है। बस ये हमारी टेंडेंसी हुई है। हर चैप्टर में 2-3 बेसिक क्वेश्चन के बाद फिर ग्रेजुअली लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। हर टॉपिक में नोट्स की सेकंड स्पेशलिटी, हर टॉपिक में एक लेवल के बाद एग्जाम का क्वेश्चन आ जाता है। हर टॉपिक में मैं बता देता हूं, बेटा आप देखो ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आ गया। आप पूरी तरह से इस नोट्स पर डिपेंड है। 5 महीने की पूरी स्टडी आप इस नोट से करेंगे, तो मुझे आपको एग्जाम का टेस्ट भी करवाना पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, और वो आपने पूरे सिलेबस का टेस्ट आपने इसी नोट से कर लिया, तब तो आप टेंशन फ्री हो गए। तो इजी से शुरुआत किए, एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चन पर गए हो, बस हमें यही तो चाहिए। ये नोट्स में जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, सीए की 6 से 7 लीडिंग बुक्स का कंपाइलेशन है, क्लास वर्क होमवर्क दोनों मिलाकर आपको सारे 6 से 7 बुक के क्वेश्चन मिल गए। तो ये पूरा सिस्टम, अब ये 1 बाय 1 क्लास वर्क कंप्लीट होता गया, ठीक है। हम पूरा बोर्ड पर स्क्रीन पर समझते हैं। अभी मैंने बताया था अकोमोडेशन बिल होता है, ये उसके भी क्वेश्चन आ गए। ये पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो गया, क्लास वर्क। अब आइए होमवर्क पर आ गए, होमवर्क स्टार्ट कर दो। हर एक टॉपिक में एक लेवल के बाद होमवर्क स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं पहले दिन से होमवर्क होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। एक लेवल तक क्वेश्चन पर आने के बाद चैप्टर पर आपका कमांड हो गया, मैं अनाउंस कर देता हूं, बेटा आप होमवर्क स्टार्ट कर दो। अब आप होमवर्क स्टार्ट कर देते हैं। अब ये होमवर्क है, होमवर्क आपको खुद को घर पर करना है। ये सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंट क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं, या आप होमवर्क ने कंप्लीट सॉल्व। जैसे आपका होमवर्क सॉल्व हो गया, आपको चैप्टर पर कॉन्फिडेंस आ गया, कमांड क्रिएट हो गया। 2 तरह की पढ़ाई होती है, सब जानते हैं अच्छे से। आप स्टूडेंट हो, इतने सालों से पढ़ रहे हो। 2 टाइप की स्टडी होती है। पहले टाइप की स्टडी, टीचर ने बेसिक थोड़ा बहुत बता दिया, 2-4 क्वेश्चन करवा दिए, 5-10 क्वेश्चन अपने को करने को दे दिए, चैप्टर एंड, ठीक है ना। ये फॉर्मेलिटी वाली स्टडी है। एक्चुअली मैं तो उसको टीचिंग ही नहीं मानता हूँ। सेकंड टाइप की, फुल कमांड टीचर अपने को टॉपिक पर करवा रहे हैं। ट्रस्ट मी बेटा, सेकंड टाइप की स्टडी आपको यहाँ मिलेगी। मैंने बोला ना, पहले दिन हर चीज मुझे बोलकर बतानी पड़ती है, क्योंकि आपको सब चीजें इन्फॉर्म करनी है। आपका एक्सपीरियंस रहेगा हर एक टॉपिक के साथ। एंड तक आपको उस टॉपिक पर कमांड क्रिएट होगा, करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा सिलेबस है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते गए तो बेटा ट्रस्ट में 2 महीने बाद आप क्लास छोड़कर चले जाओगे।
ये पढ़ाई ऐसी है, मुझे कमांड क्रिएट करवाना होता है और वो होमवर्क के थ्रू आपके थ्रू हो जाता है। होमवर्क को कहीं पैनिक मत मानिए। पहला दिन हो रहे यार ये तो होमवर्क भी देते हैं, अब तो क्या होगा, होमवर्क नहीं करूंगा तो डेफिनेट पनिशमेंट होती होगी। कुछ नहीं। कोई भी बैड एक्सपीरियंस होमवर्क के रिस्पेक्ट में आपका है तो हटा दो। मेरे क्लास में मेरे साथ उल्टा चलता है, मेरी अनाउंसमेंट का वेट करता स्टूडेंट, सर कब अनाउंस करे होमवर्क करने का और मैं स्टार्ट करूं। अच्छा, आपको मालूम है इनकी अनाउंसमेंट से पहले मैं करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप नहीं करते हो। जैसे अनाउंसमेंट की 4 दिन 5 दिन का सफिशिएंट टाइम मैं देता हूं। मेरा अकेले का सब्जेक्ट आपके पढ़ने के लिए नहीं, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, आराम से लोड, एक एक दो दो क्वेश्चन भी करोगे 5-6 दिन में हो जाता है। डेडलाइन दे दी मैंने, सबका होमवर्क हो जाता है। ट्रस्ट में यहाँ तो उल्टा चलता है, बच्चा खुद होमवर्क कर रहा है, मैं काय को प्रेशर क्रिएट करूं यार। अब कॉपीज चेक करता हूं तो हार्डली 1 या 2 की कॉपी में होमवर्क नहीं रहता है, और जिनकी कॉपी में नहीं है उसका भी सॉलिड रीजन होता है, कुछ ट्रेजेडी हो गई, कहीं क्लास से एब्सेंट थे, ये वो जो भी है। तो क्या है रिजल्ट, बिना टॉर्चर किए, बिना पनिशमेंट दिए, बिना डांटे, जब मेरे को अपना आउटपुट मिल रहा है तो यार भाई मुझे जरूरत ही नहीं, आज तक जरूरत नहीं पड़ी किसी भी क्लास में, आपके साथ भी नहीं होगा। तो होमवर्क होगा, अपने आप होगा। जब क्लास वर्क समझ में आ गया तो क्यूरोसिटी होती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की इच्छा होती है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये तरीका है। अब सर हमने कर लिया, चेक कैसे करेंगे, आप तो बोल रहे हो हमें ही करना है। हाँ बेटा आपको ही करना है, चेकिंग होगी, एक सिस्टम है। हर एक होमवर्क की डेडलाइन क्रॉस होने के बाद मैं कभी कभी कॉपीज भी चेक करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लैक ऑफ अटेंशन, कुछ बच्चे उसका बेनिफिट ले लेते हैं, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कोई लेजी रहे यहाँ। ठीक है, चेकिंग हो गई, अब मैं उसका आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ सेंड कर दूँ। अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, सब सारा डेटा वहाँ से शेयर होता है, अकेला मेरा नहीं, सारे टीचर्स का। वो पीडीएफ आपके सॉल्यूशन पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आ गया, आप टैली कर लो। टैली करने के बाद बिल्कुल पॉसिबल आपको डाउट्स आएंगे, डाउट्स ओपन सेशन में, ओपन क्लास में सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 थे इसी का, अहमद और बावा वाला। मुझे मालूम है जितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 70-80% को डाउट है इसमें। मेरा नोट से बेटा, मैं बरसों से इससे पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो मैं वो सारा डाउट्स क्लास में ओपनली क्लियर करता हूं, क्योंकि वो एक स्टूडेंट का डाउट्स नहीं, वो 25 स्टूडेंट का डाउट है, सबको क्लियर हो जाता है। इसके बाद भी सर मेरे को आपने ठीक है 4th बता दिया, 3rd में भी प्रॉब्लम, हाँ बेटा पूछ तू, कोई बात नहीं, इस पॉइंट में डाउट है, ये क्लियर हो गया। पूरे ओपन डाउट सेशन में, जैसे फाइनल अकाउंट एक टॉपिक आएगा, उसका होमवर्क का डाउट्स 3 घंटे में क्लास में सॉल्व होता है। 3 लेक्चर, आज कल परसों, कहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही, बस होमवर्क के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ओके सर अब क्लियर, यही चीज हमें करना, और ये पूरी वर्ड टू वर्ड स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं टेस्ट लूंगा आपसे, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस क्लियर होगा। ठीक है, कोई सिर्फ दिखाने वाली बात नहीं है, मतलब सिर्फ ओरली, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अभी रिसेंट एक टेस्ट हुआ था डेप्रीसिएशन का, ठीक है, ये कॉपीज है, ये सारे टेस्ट इसी तरह से आप टेस्ट देते हैं, मेरे पास उस कॉपीज का पूरा बैकअप आता है, ये ऐसी चेकिंग होती है और वो स्टूडेंट को आपको इसी तरह से मिल जाएगा। सब सिस्टम बहुत डिफरेंट है बेटा, और वो सब आपको दिखेगा। ये पूरे टेस्ट होंगे, ऐसी कॉपीज प्रॉपरली चेक होकर आपको मिलेगी, बट टेस्ट चैप्टर वाइज। सर हर हफ्ते टेस्ट होता है? नहीं बेटा, हर हफ्ते हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है। टेस्ट चैप्टर के बाद होगा, उसके बाद लास्ट में जब सिलेबस एंड हो जाता है कंप्लीट रिवीजन, और रिवीजन के बाद 2 मॉक टेस्ट। अभी जैसे 24 जून को जो एग्जाम होने वाली है उसका मॉक टेस्ट कल ही देंगे बच्चे। तो ये पूरा एक सिस्टम, इतना सब कुछ मैं आपसे करवा रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की। अब बस एक लास्ट चीज़ और की, आपका साइड होता है, फर्स्ट डे इतनी चीज़ें अपने डीप में दिमाग में नहीं आती है, बट माइंड में तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा, वो मैं रेस्ट कर लेता हूँ आपके बिहाव पर। सर इतनी मेहनत करवाओगे तो आपके सब्जेक्ट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या लगता है? 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है,
इतनी पूरी मेरी स्ट्रेटेजी वर्ड टू वर्ड मुझे फॉलो करते जा रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर सब चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, अच्छी मेहनत आपने की है। डेफिनेटली सीए में आने वाला स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर दोनों ही होता है, और आप सब भी होंगे डेफिनेटली। आपने सब कुछ किया, तो सर इस सब्जेक्ट से क्या उम्मीद रखें, कितने मार्क्स तक दे देता है ये एग्जाम में? तो बेटा ये सब्जेक्ट देता है 90+। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं, कोई सब चीजें अभी प्रूफ करूंगा, कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं। और फर्स्ट डे आप अपना टारगेट बनाइए, सब्जेक्ट 90+ देता है, सामने वाला टीचर इतनी मेहनत हमारे साथ करेगा, हमें करना है, और हमारा टारगेट 90+ का अचीव होगा बेटा, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी नोट्स में जो बुक मैं आपको दे रहा हूं अभी से, मैं आपको सबको दिखा रहा हूं, ये लास्ट पेज पर अचीवर्स के फोटो हैं। जो पहला है देवांशी, वो उसको 99 मार्क्स मिले हैं 2018 में, ठीक है। 19 का रिजल्ट 20 में, 20 का 21 में आया, दोनों टाइम पीरियड पर हमारी क्लास ऑफ थी। हेलो, हेलो, ऑनलाइन ऑडियो ऑल क्लियर? ओके बेटा, देवांशी गोयल 99 मार्क्स, ये स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है लास्ट अटेम्प्ट में। 2018 का रिजल्ट बता रहा हूँ, 19-20 में रिजल्ट गैप है, 20 का रिजल्ट 21 में जब आया था, 21 में क्लास रिज्यूम हो गई थी हमारी। ये दो स्टूडेंट, एक थर्ड फोटो और एक फिफ्थ फोटो है, ये ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन दोनों स्टूडेंट से मैंने देखा ही नहीं इनको, क्योंकि इन्होंने इंटर में भी ऑनलाइन पढ़ा था। एक को 96 है, एक को 94 है। और अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट जो हुआ था दिसंबर 22 के बाद जून 23 अब होगा, तो दिसंबर 22 में 95 आउट ऑफ 100, ये हाईएस्ट मार्क्स इन अटेम्प्ट के मैं बता रहा हूँ। 90+ वाले आप ट्रस्ट करिए, 40-50 स्टूडेंट हर अटेम्प्ट में होते हैं, और अपन कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत हम क्लास में कर रहे हैं, इतने ही लेवल का नोट से पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन अलग से हम पढ़ते हैं, सब इतनी इस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। 90+ सब्जेक्ट दे रहा है, हमें मिल सकते हैं, और डेफिनेटली पास में मिल रहे हैं। बस टारगेट बनाओ, टारगेट अच्छी होता है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने अकाउंट्स के रेफरेंस में आपको बताई बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, आप में से कितने स्टूडेंट 11th में अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, 11th-12th में पीसीएम या पीसीबी है? आपका क्या पीसीएम है आपका, ठीक है। और कोई बेटा ऑनलाइन में कोई पीसीएम स्टूडेंट्स? एनी पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट? ओके बेटा, मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ, आप 3 नहीं भी होते तो भी ये जो बेसिक नॉलेज है सबके लिए रिक्वायर्ड है। कॉमर्स स्टूडेंट हो, नॉन कॉमर्स हो, पहले दूसरे लेक्चर में आपको जज हो जाएगा कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा हूँ जो इससे पहले 11th में नहीं पढ़ी हैं। तो बेसिक नॉलेज हम 7 से 8 दिन में कवर करते हैं, उसके बाद अपने मेन सिलेबस पर आ जाते हैं, ठीक है। साइंस स्टूडेंट को ये नहीं सोचना एक ही क्वेश्चन में क्यों चैप्टर एंड कर दिया, सीए का लेवल है, एक ही चैप्टर एक ही क्वेश्चन में मैंने अपना जो क्वेश्चन बनाया उतना पावरफुल है कि वो सारी बातें समझा देता है। कॉमर्स वाला स्टूडेंट ये ना सोचे कि एक भी क्यों, हम तो जर्नल लेजर ट्रायल में सब पढ़ कर आए, नहीं बेटा, पढ़ कर आए वो अलग चीज़ है, और यहाँ पर पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है। और 2 साल में जो चीज़ें भूल गए हैं वो रिफ्रेश होना जरूरी है।
जिस लेवल पर हम आगे के मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ अगर किसी का जर्नल थोड़ा सा वीक है, लेज़र किसी को नहीं आता है, तो मैं रिवर्स गियर गाड़ी में नहीं लगा सकता। इसलिए एक बार अपन सारी चीज़ें कवर अप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो हर स्टूडेंट की एक कॉमन फ्रीक्वेंसी होगी और वो चीज़ें सेटल हो जाएगी। तो हम अब अपने सब्जेक्ट पर आ रहे हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक डेफिनेशन आप पहले नोट करिए, फिर अपन उसको समझेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग is an art of recording, classifying, and summarizing. Recording, classifying, and summarizing the business transactions. In money terms, to find the final results of business. To find the final results of business. बेटे ये एक डेफिनेशन है, इसमें अकाउंटिंग का कंप्लीट नॉलेज हमें मिल रहा है। अकाउंटिंग क्या है और क्यों होती है, ठीक है। एक एक वर्ड डिटेल्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन एक थॉट पहले हम क्लियर कर लें। एक थॉट है जो इस डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, अलग से हम समझ रहे हैं। वो ये है कि अकाउंटिंग बिजनेस करता है। अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस के लिए बनाया गया है, सिर्फ बिजनेस अकाउंटिंग करता है। नॉन बिजनेस पर्सन एंड नॉन बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग नहीं करती। हमारी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट थॉट प्रोसेस बिजनेस बेस्ड है। हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, पूरा बिजनेस बेस्ड नॉलेज है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग बिजनेस पर अप्लाई होती है। नॉन बिजनेस पर्सन, नॉन बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग नहीं करती। इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरे सारे एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग वाले ही हैं। अपने घर की बात करें, अपन अपने घर की बात करते हैं। अपने घर में पैसा आता है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होगी, ठीक है, तो वो पैसा आता है, रिसिप्ट ऑफ मनी। डिफरेंट मोड पर हम एक्सपेंस करते हैं, खर्च भी हो रहा है। क्या हम अपने घर में अकाउंटिंग करते हैं? कोई भी नहीं करता भाई। ठीक है, कुछ घर में सिस्टम है, पापा ने बोल दिया मम्मी को कि खर्चा लिखा करो, मम्मी एक डायरी में लिख लेती है, वो अलग बात हो गई। अकाउंटिंग जो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में होती है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कोई घर नहीं है जहां अकाउंटिंग होती। पैसे का ट्रांजैक्शन हर घर में होता है। बिना मनी के तो दुनिया में आज कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो मनी इनफ्लो, मनी आउटफ्लो हर घर में हो रहा है, अकाउंटिंग कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस करता है। हमारी कंप्लीट थॉट प्रोसेस इस सब्जेक्ट में बिजनेस बेस्ड है। हम जो भी बात करेंगे वो बिजनेस की करेंगे। इस डेफिनेशन का पहला सेंटेंस देखें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला वर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट? गुड्स परचेस करना। एक ट्रेडर अपने बिजनेस में जो ट्रेड एक्टिविटीज करता है वो सब उसके ट्रांजैक्शन।
एक ट्रेडर बिजनेस में क्या करता है? गुड्स परचेस करता है, गुड्स सोल्ड करता है, कैश रिसीव करता है, कैश पेड करता है, एक्सपेंस पे करता है, इनकम रिसीव करता है। ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन। ये सब डिफरेंट ट्रांजैक्शन, राइट है। 3 स्टेप में काउंटिंग होती है, 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। रिकॉर्डिंग, सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को नोट कर लेना। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस मीन्स टू राइट डाउन द ट्रांजैक्शन, टू नोट डाउन द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को लिख लेना। क्यों लिखते हैं सर? नोट क्यों करना है? किसी भी बिजनेस में बिजनेस टू बिजनेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वरी करते हैं, फैक्ट है। हर बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अलग अलग होंगे, बट किसी भी बिजनेस में 1000, 2000, 3000 ट्रांजैक्शन मिनिमम एवरेज एक साल में होते हैं। मैं 1 डे की बात नहीं करूंगा, मैं 1 ईयर की बात करूंगा। एक छोटी से छोटी दुकान हो, जितनी छोटी दुकान इमेजिन कर सकते हो उसने इमेजिन कर लेना, 1000 ट्रांजैक्शन तो उसके यहां भी हो जाते। थोड़ा सा बड़ा शॉप है, 2000, 5000 ट्रांजैक्शन, और बड़ा है 10,000, 50,000 ट्रांजैक्शन पर ईयर होते हैं। ओके, हर एक ट्रेडर को अपने बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन ईयर एंडिंग डेट तक याद रखना कंपलसरी। एक पूरे ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए हैं वो ट्रेडर को ईयर एंडिंग डेट तक याद रखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ईयर एंडिंग डेट पर बनने वाले फाइनल अकाउंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आपके बिजनेस में सपोज पूरे साल 1000 ट्रांजैक्शन हुए, तो 1000 ट्रांजैक्शन डायरेक्टली फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। कब? ईयर एंडिंग डेट पर। और वो फाइनल अकाउंट क्या बताएगा? रिजल्ट। बहुत हाई लेवल की बात कर दी मैंने, आप अपने लेवल पर समझें उसको। आपकी एग्जाम में क्या आता है? सीए फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, 12th की बात कर रहा हूं। आपने जो कंप्लीट कर लिया है, क्या आता है एग्जाम में? वही आता है जो पूरे ईयर आप क्लास में पढ़ते हैं। तो बेटा जी, आप पहले दिन से लास्ट डे तक क्लास में जो पढ़ाई करते हैं उससे एग्जाम होती है, ठीक है ना। आपको पहले दिन से लास्ट डे तक जितना भी क्लास में पढ़ाया गया वो सब याद रखना पड़ता है, राइट। तो याद रखने के लिए क्या क्लास में टीचर का बोला हुआ सुनाया हुआ नॉलेज याद रह जाएगा क्या? नहीं। तो आप क्या करते हो? आप नोटबुक बनाते हो, टीचर्स की कही हुई बातें आप नोट करते जाते हो। कुछ टीचर्स ऑर्डर करते हैं तो नोट करते ही हैं, कुछ चीजें वो समझा रहे हैं नहीं बोल रहे हैं तो भी हम नोट कर लेते हैं। अभी सब मेन सिलेबस आएगा, आप सबकी टेंडेंसी, अरे यार ये की पॉइंट लग रहा है नोट कर लो यार, मैंने नहीं बोला नोट करो। तो वो चीज आपके साथ, तो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है डेली की स्टडीज से मेरा फाइनल रिजल्ट डिसाइड होता है। एग्जैक्टली बिजनेस में ऐसे ही होता है, डेली जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उनको ईयर एंडिंग डेट तक याद रखना है, ये कंपलसरी हो गया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम क्या? किसी भी पर्सन की इतनी शार्प मेमोरी नहीं है कि वो 1000, 2000, 5000 ट्रांजैक्शन पूरे ईयर तक विथ डेट, विथ नेम ऑफ पर्सन, विथ अमाउंट याद रख सकता है। वही जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी, आप क्लास में बोला हुआ नॉलेज, टीचर का सुना हुआ नॉलेज आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली ट्रेडर के साथ भी यही है, ट्रांजैक्शन हुआ तो मेरे को याद रहेगा, ये नहीं सोच सकता, उसको मालूम है मुझे याद नहीं रहेगा। जैसे मैं इस रेफरेंस में एक क्वेश्चन करता हूं, आप में से ऐसा कोई पर्सन है जिसको अपने 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद है? एनीबडी? कोई भी नहीं। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन मैं हमेशा रेस करता हूं, आज तक एक हाथ ऊंचा नहीं हुआ। आप मेरे से पूछ सकते हो सर आपको याद है? मेरे को भी याद नहीं। और अपन ये 25-50 लोगों की मीटिंग में नहीं, 10,000, 50,000, 1,00,000 पब्लिक की मीटिंग में क्वेश्चन करें तो एक भी हाथ ऊंचा नहीं हो। सोचिए आप, जब हमें 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद नहीं है तो किसी ट्रेडर को 1000 ट्रांजैक्शन ओरली कैसे याद रख सकते हैं यार? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर का एग्जांपल क्यों लिया मैंने? क्योंकि उसमें एक नेम ऑफ पर्सन होता है और 10 डिजिट का एक नंबर होता है। अकाउंटिंग डेटा भी ऐसे ही होते हैं,
नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ कमोडिटी होता है, और उसके साथ 4, 5, 6, 10 डिजिट का एक अमाउंट होता है, वो दोनों कंटेंट के साथ याद रखना है, वो याद नहीं रहेगा। ओके, अब 2 पॉइंट को रिलेट करो। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको याद रखना कंपलसरी है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजैक्शन और ओरली याद रह नहीं सकते, तो सॉल्यूशन एक ही है, क्या? नोट कर लिया जाए। नोट कर लो, नोट की हुई चीज कभी नहीं भूलोगे, है ना। अभी जैसे मैंने पूछा 100 फ्रेंड्स रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद है, अभी आपको नहीं याद है, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का एक क्रॉस आंसर दे सकते थे, क्या? बोलो सर, काय को याद रखें, जरूरत क्या है, हमारे मोबाइल में सेव है। जैसे जस्ट अभी का ही एग्जांपल, अभी आपकी बैच कल बनी, 1-2 दिन में बैच सेटल हो जाएगी, आप सब परमानेंट हो गए, आप सब बैचमेट बन गए, आपस में फ्रेंडशिप हो जाएगी, ठीक है ना। अब आज के टाइम पर फ्रेंडशिप हुई और मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है, भाई तेरा नंबर बताया, सामने वाले से पूछा, वो नंबर बता रहा है, उसको एक एक्सक्यूज करते हैं अपन, फिर अपना मोबाइल निकालेंगे, अब बोल, वो नंबर बोल रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, डायल कर रहे हैं, ठीक, उसका नाम उस पर टाइप किया, सेव कर लिया। क्या किया ये आपने? ये जो प्रोसेस है क्या है? रिकॉर्डिंग ही तो है। आपने मोबाइल में की मतलब डिजिटल है, और यह हाथों से लिख कर की जाती है तो मैन्युअल है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे हमें 100 मोबाइल नंबर याद नहीं रहेंगे, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है, इसलिए हम फोन को, भाई आज मोबाइल आया, याद है जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, कभी मम्मी ने पापा ने कुछ बताया हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता आपकी एज में वो, जब आप मैच्योर हो गए हो तो वो चीज़ शायद घर में सामने दिखी हो। कभी मम्मी पापा बोलते जब पुराना लैंडलाइन फोन चलता था तब क्या करते थे लोग, कैसे याद रखते थे नंबर? एक डायरी रहती थी घर पर, हाँ, और वो एसटीडी कोड के साथ, एसटीडी कोड भी होता था, क्योंकि अब मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में फिक्स हो गया, लेकिन पहले तो सबके यहाँ लैंडलाइन थे ना। अब हैदराबाद में अपना एक रिलेटिव रहता तो उनका एसटीडी कोड, फिर उनका नंबर, एक चेन्नई में एक रिलेटिव है, ठीक है, एक कोई बहुत इंटीरियर गांव में, तो सबके एसटीडी कोड के साथ एक घर में फोन डायरी हुआ करती थी, जहां फोन जिस रखा है वहीं डायरी रखी होती थी। और कोई भी नए व्यक्ति से हमारा इंटरेक्शन हुआ और लगा कि यार अब ये रिलेशन परमानेंट हो जाएगा, तो नंबर वही डायरी में नोट कर ले, अल्फाबेटिकली वो डायरी बनी होती थी ए से जेड तक, ठीक है, वो ऐसा सिस्टम था। रिकॉर्ड तो भाई पूरे हर एज में रखना पड़ा, चाहे पहले मैन्युअली हुआ हो, आज डिजिटली हुआ हो, राइट। यही चीज अकाउंटेंसी में, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ वैसे इसको नोट कर लेंगे, और ये नोट डाउन का जो फंक्शन है इसको अकाउंटिंग टर्म करता है रिकॉर्डिंग। और जिस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उस बुक को हम क्या टर्म करते हैं? जर्नल। बेटा ये कैमरा ऑफ हो गया है, सॉरी प्रोजेक्टर ऑफ हो गया है, चलो कोई बात नहीं, मैंने वर्ड लिखा है जर्नल। जर्नल क्या होता है बेटा? जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। अब आप इसका मीनिंग मत नोट करिए, अभी जर्नल, लेजर, ट्रायल, सारे वर्ड आएंगे अभी इस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, इनके डिटेल मीनिंग अपन इनके चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ आप समझिए। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है बेटा? जर्नल में। सर जर्नल क्या होता है? जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस, पहली बुक है जर्नल, सबसे पहली बुक अकाउंटिंग की जर्नल ही है, इसलिए अकाउंट उसको प्राइमरी बुक बोलता है। इन विच ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक साल में 1000 ट्रांजेक्शन हुए, 1000 ट्रांजेक्शन जर्नल में आएंगे। कैसे आएंगे? डेट के ऑर्डर में, पहले 1 अप्रैल के, फिर 2 अप्रैल के, फिर 3 अप्रैल के, फिर 5 अप्रैल के, ऐसा डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। पूरे साल जितने ट्रांजेक्शन हुए वो इस जर्नल में रिकॉर्ड हो गए, लिख लिया। अब फायदा क्या मिला? कोई भी ट्रांजेक्शन अब भूलने का डर खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, भूल जाओ, जर्नल देखकर फिर याद आ जाएगा। आज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आया, हो सकता है 2 महीने बाद भूल गए, अरे यार सर ने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या बताया था, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कॉपी ओपन की, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सामने आ गया, पढ़ लिया, हाँ अब एक एक चीज क्लास की याद आ जाएगी।
इट्स पूरा एग्जैक्टली ये का ये बेनिफिट ट्रेडर को होता है जर्नल बनाने का। ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज रखने के लिए जर्नल में नोट कर लेते हैं। तो पहली बुक होती है जर्नल। चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग पर हम यहाँ पर आज इसको एंड कर रहे हैं। डेफिनेशन कल कंटिन्यू रहेगा, इसको हम कल आगे कंटिन्यू करें। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं कल। गुड डे। गुड डे।